So continuing with the same topic, that is balance sheet of a company. Till yesterday हमने वो डिस्कस कर लिया था इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ कंपनी क्या है। इक्विटी लायबिलिटी में हमने दो मेन हेड्स इक्विटी के किए, फर्स्ट वाज शेयर होल्डर्स फंड्स एंड सेकंड वाज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और नेक्स्ट जो दो थे हमारे वो थे नॉन करंट लायबिलिटीज एंड देन करंट लायबिलिटीज। दिस वाज अबाउट इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड जो हम कल तक फिनिश कर चुके हैं। नाउ मूविंग टू द एसेट साइड। अगेन जो हम कल बात कर रहे थे एसेट्स और लायबिलिटी जो फर्म की हैं, कंपनी की हैं, हैव बीन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस वेदर दोज आर करंट और नॉन करंट। वेरी सिंपल, करंट और नॉन करंट। करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज हमने कल कर ली थी। आज हम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को करेंगे। जो फर्स्ट इसका मेन हेड रहेगा दैट विल बी नॉन करंट एसेट्स एंड सेकंड मेन हेड विल बी करंट एसेट्स। अगर आपके सामने बुक है या फॉर्मेट है तो आप चेक कर सकते हो। ये दो मेन हेड्स आपको दिए हुए हैं जो फॉर्मेट में बोल्ड में दिए हुए हैं 1 एंड 2। उसके बाद जो आपको एबीसी में दिए हुए हैं दे आर द सब हेड्स, जैसे कल हमने इक्विटी लायबिलिटीज में किया था। तो नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स डिफरेंशिएट करने का वे क्या है इसको। द करंट एसेट्स आर दोज करंट एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल। एक वर्ड भी है ऑपरेटिंग साइकिल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम भी इसको 11th वाले बेस पे लेके चल रहे हैं कि वो एसेट्स जो 12 मंथ्स में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारी करंट हैं, जो 12 मंथ्स में नहीं कर सकते, 12 मंथ्स के 1 ईयर के बाद कैश में कन्वर्ट होंगी, वो हमारी नॉन करंट है। ठीक है, या ऑपरेटिंग साइकिल भी, ये वर्ड आप कहीं लिख लीजिए। हम डिस्कस इसको बाद में करेंगे जब थोड़ा सा चैप्टर आपको थोड़ा सा आप इसके यूज टू हो जाओगे, इसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, इसके बेस पे हमने कैसे करना है वो उसका भी सम आएगा आपको। सो दोज एसेट्स which can be converted into cash and cash equivalents within 12 months, those are current, and after 12 months those are non current. Or should we say one more point if we can add, those assets which are held for the trading purpose, which are held for the trading purpose, like inventory, it is held for the trading purpose, ठीक, are current assets, others are non current assets. अब कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है ना वो सिर्फ करंट एसेट्स की दी हुई है। करंट एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग पर्पस और व्हिच कैन बी कन्वर्टेड विद इन 12 मंथ्स इनटू कैश। नॉन करंट की डेफिनेशन क्या है, एनी एसेट व्हिच इज नॉट अ करंट एसेट इज अ नॉन करंट एसेट। सी इतना सिंपल कर दिया। मींस आपको सिर्फ करंट एसेट्स का मीनिंग याद करने की जरूरत है। नॉन करंट एसेट्स आपको उसको आप नोट कर दो तो वो नॉन करंट बन जाएगा। ठीक है, इसकी बहुत ही डिटेल जो है वो बाद में जाएंगे, उसमें हम एक बेस लेके चलते हैं कि दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स आर करंट एंड आफ्टर 12 मंथ्स आर नॉन करंट। इतना सा लेके चलते हैं, इसमें हम बाकी और भी बाद में हम ऐड करेंगे। डन, चले, ठीक। नाउ नॉन करंट एसेट्स के सब हेड्स देखिए आप। फर्स्ट सब हेड कौन सा है? फर्स्ट सब हेड इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको हम पहले फिक्स्ड एसेट्स कहते होते थे, अब इसका नेम चेंज कर दिया गया है, इट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। फाइन। सेकंड सब हेड कौन सा है? हु कैन टेल मी सेकंड सब हेड? देख के ही बताना है आपको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर और दिए हैं रोमन में लिखे हुए हैं 1 2 3 4 टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। दीज आर द सब हेड्स। पहले मेन हेड नॉन करंट एसेट, देन सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन सब हेड टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, अदर्स। समझ आ रही है मेरी बात? इसमें अब आइटम्स रहेंगी आगे। आई होप आई एम क्लियर। कल हम क्या कर रहे थे? मेन हेड, सब हेड, आइटम। आज भी यही करेंगे, मेन हेड, सब हेड, आइटम्स। लेकिन एक सब हेड ऐसा है फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसके आगे सब हेड भी है, उसके बाद उसकी आइटम आएगी। डन, ठीक है। सेकंड है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स। जैसे कल भी डिस्कस किया था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज जो है
वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसे ही डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी आपके सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज इन दोनों में से एक चीज हो सकती है, या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो सकती है या डेफर्ड टैक्स एसेट हो सकता है। इतना ही इसमें से आ सकता है, इसमें ज्यादा इवेल्युएट नहीं किया जाएगा आपको, बिकॉज इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस। देन इज लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस एंड लास्ट इज अदर नॉन करंट एसेट्स। इसकी हम आइटम जो है अभी वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें है आपका नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट मेन हेड सब हेड है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, और इसमें जो फर्स्ट है सब हेड है दैट इज टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? 11th में भी किया हुआ है। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है मिताली? Assets which can be touched. Which can be touched, which can be seen, which can be felt also. Everything is there. थोड़ा हैंड रेज ना जल्दी कर लिया करो, और जब आप हैंड रेज करते हो साथ में अपने आप को अनम्यूट भी कर लिया, दैट विल सेव आवर टाइम। ठीक। द एसेट्स विच कैन बी टच्ड विच कैन बी सीन आर टेंजिबल एसेट्स। बड़ा हमने बहुत इसको डिटेल में किया हुआ है। मशीनरी है, प्लांट है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सारी जो है फर्नीचर वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह, मोटर व्हीकल्स, ये सारी आपकी जो है वो टेंजिबल एसेट्स है। और इनटेंजिबल एसेट्स एग्जांपल देना मेरे को फटाफट, 2-3 एग्जांपल दे दो, 2-3 दे दो बाकी। गुडविल। एक सेकंड बेटा, हैंड रेज करने हैं बच्चे, हैंड रेज करने हैं। हैंड रेज करोगे तो मैं बता पाऊंगा आपको ना। कनिका। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, रेपुटेशन। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, माइनिंग राइट्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑल दीज आर द नॉन करंट एसेट्स। डन। इसके बाद आपकी 2 एसेट्स और हैं। आप देखिए इसमें लिखा होगा टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ऐसे ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके बाद लिखा हुआ है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ऐसे ही है कुछ। पॉइंट नंबर इज C and D, C and D, and A and B का टेंजिबल एसेट्स का एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट्स के 4 सब हेड्स यही हैं क्या? टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ये क्लियर हो गया आपको। देन है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जो ये 2 एसेट्स हैं ये है आपकी कंप्लीट एसेट्स, जो कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी, जो कंप्लीट। तो ये 2 जो है ये है आपकी इनकम्प्लीट एसेट्स। टेंजिबल एसेट मीन जो पूरी हमारी एसेट बन चुकी है, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड सारी। इंटेंजिबल एसेट जो हमारी पूरी एसेट हमारी ही है, हम परचेज कर चुके हैं, गुडविल वगैरह भी। कंप्लीट एसेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू टेंजिबल एसेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू टेंजिबल एसेट, मीन्स एनी tangible asset under development, we can say any tangible asset under development, that is the capital work in progress. Suppose we are preparing the balance sheet on 31st March 2021. The date of balance sheet is this. आज की डेट में, इस बैलेंस शीट की डेट में एक बिल्डिंग है हमारी जो बन रही है, अभी सारी वो कंप्लीट नहीं हुई, उसका काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई। फाइन। तो दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मींस टेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, हम ये कह सकते हैं। उसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एम आई क्लियर? ठीक है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, हमने से कोई लैंड परचेज करनी है, पैसे दे दिए हैं, अभी लैंड परचेज पूरी तरह से हुई नहीं है, हम कह सकते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। Done. Then is intangible asset under development. This is related to intangible assets. इनका आपस में रिलेशन। Intangible asset is complete asset. Intangible asset under development is any intangible asset which has not been purchased fully yet. अभी उसका पूरा काम नहीं हुआ। हमने सपोज पेटेंट्स के पैसे दे दिए, कॉपीराइट्स के पैसे दे दिए हैं, अभी काम चल रहा है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसका प्रोसेस,
हमने पेमेंट कर दी है, एसेट हमारी तो हो गई है, शुरू हो गई है, लेकिन कंप्लीटली हमारी नहीं हुई है, दैट इज इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। आई होप आई एम क्लियर। ऊपर की दो एसेट्स कंप्लीट वाली एसेट्स हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, नीचे की दो एसेट्स इनकम्प्लीट वाली हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल। डन, ठीक है ये। देन नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नेम से ही क्लियर है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी जो हमारी 12 महीने से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट्स हैं। कहीं पैसा हमने लगाया हुआ है विच इज़ फॉर मोर देन 12 मंथ्स, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर, ठीक है। एग्जांपल लिख लीजिए इसकी, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, देन है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में वैसे भी ना बताया गया हो ना तो वो नॉन करंट ही होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आगे शॉर्ट टर्म में भी आएगी। अगर ना बताया गया है, इन्वेस्टमेंट सिंपल लिखा हो, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डन, दिस वाज अबाउट फर्स्ट जो आपका सब हेड है वो। नेक्स्ट आपका सब हेड है सेकंड हो गया। थर्ड आपका सब हेड है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। मैंने पहले भी बताया आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, डेफर्ड टैक्स एसेट्स तो ना ही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आपके सिलेबस में है। देन है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मींस वो लोन्स हैं जो हमने दिए हुए हैं, हमारी एसेट्स में है ना। अगर लिखा हो बोरोइंग्स लिखा हो, वो लोन हमने लिया हुआ है। अगर टेक्निकली ये लिखा हुआ है टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इट मींस कि हमने लोन वो दिया हुआ है, हमारी एसेट है वो। एंड इफ दैट लोन हैज बीन गिवन फॉर मोर देन 12 मंथ्स पीरियड, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो इस केस में वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। देन इज अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, इसकी आइटम्स पे लिख लीजिए, इसमें कौन कौन सी आनी है। अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस और लॉसेस। अनअमोर्टाइज्ड मीन जो अमोर्टाइज नहीं हुए हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस। हमने वर्ड पढ़ा था डेप्रिसिएशन और एक अमोर्टाइजेशन, याद है। डेप्रिसिएशन इज ऑन टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स जो होता है दैट इज अमोर्टाइजेशन। एक्सपेंसेस भी ऐसे ही अमोर्टाइज, ये डिटेल में बाद में फिर आएगा, ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही लिखा होगा वहां पे बुक में, अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे ही लिखा होगा अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस, तो वो अपने अदर नॉन करंट एसेट्स में ले लेना है अगर वो 12 महीने के बाद का है, अगर वो 12 महीने के बाद का है दैट केस। देन वी मूव टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जो आपका फर्स्ट हेड है दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स मींस दोज इन्वेस्टमेंट्स which have been made for the period of less than 12 months, 12 महीने से कम के लिए हमने उसको जो है वो इन्वेस्ट वो मनी किया हुआ है, that will come under current investments। इसकी एग्जांपल्स लिख लीजिए, आइटम लिख लीजिए इसकी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स। यही कुछ हमने लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में, लिखा है अभी हमने, ठीक है। तो यही आइटम्स करंट में है, यही नॉन करंट में है। वहां आपको बताया गया होगा कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये 12 महीने से ज्यादा की हैं या कम की हैं, अकॉर्डिंगली हम करंट नॉन करंट में कर देंगे। अगर ना बताया गया होगा तो नॉन करंट, फाइन। अगर सम साइलेंट है इसके बारे में, इट इज नॉट मेंशन्ड वेदर द इन्वेस्टमेंट्स आर करंट और नॉन करंट, मींस दीज आर लेस देन 12 मंथ्स और मोर देन 12 मंथ्स, देन दीज आर फॉर मोर देन 12 मंथ्स, और वो जो रहेंगी आपकी वो
नॉन करंट पे रहेंगी। एक इसकी और एग्जांपल लिख लीजिए, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये भी आपकी करंट इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक। देन इसके बाद है आपका इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? स्टॉक। स्टॉक, बिल्कुल ठीक है। जो स्टॉक है उसको हम इन्वेंट्रीज बोल देते हैं, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री जो है ना वो एक तरह की नहीं है, वो 3 तरह की है। इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स की, एक है रॉ मटेरियल, एक है वर्क इन प्रोग्रेस और एक है फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, तीनों तरह की जो इन्वेंट्री है वो इसी में ही आएगी, इन्वेंट्री में ही आएगी। वेदर दैट इज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को हम सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कह देते हैं एंड फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जांपल, हमने ये एग्जांपल मेरे ख्याल से 11th में भी ली हुई है। सपोज मेरा काम है शर्ट्स मैन्युफैक्चर करने का, शर्ट स्टिचिंग करने का, मेरी कंपनी है, मैं शर्ट सिल के दे रहा हूँ, तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? क्लॉथ। जो मैं क्लॉथ के कपड़े के थान वगैरह परचेज कर रहा हूँ वो मेरा रॉ मटेरियल है। उसको मैंने काट दिया, साइज के हिसाब से मैंने काट दिया, अभी स्टिचिंग नहीं करी या स्टिचिंग कर दी है, बटन नहीं लगे सपोज, तो वो मेरा सेमी फिनिश्ड गुड्स है, मींस वर्क इन प्रोग्रेस है, काम मेरा चल रहा है। बिकॉज आई कांट सेल वर्क इन प्रोग्रेस। जो सेमी स्टिच जो शर्ट है, सपोज मैंने शर्ट काट के रख ली है, सिली नहीं है या बटन नहीं लगाए हैं अभी, कैन आई सेल दैट इन द मार्केट? आई कांट, है ना। तो दैट इज सेमी फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि हमारा है तो स्टॉक, लेकिन वो फिनिश्ड नहीं है, वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, बिकॉज रॉ मटेरियल की फॉर्म को चेंज करके मैं उसको सेमी फिनिश्ड में कन्वर्ट कर चुका हूं, लेकिन इतना भी नहीं कन्वर्ट किया कि फिनिश्ड बन जाए, मैं सेल कर लूं। 3 तरह का स्टॉक हो गया। थर्ड है आपकी फिनिश्ड गुड्स, मींस वो गुड्स विच आर रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट, रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट, इसको मैं बेच रहा हूं। तीनों तरह का स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री में ही आएगा। एक स्टॉक और होता है, एक स्टॉक और होता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड ये भी आपका जो है वो इन्वेंट्री में ही आएगा। अब ये स्टॉक क्या होता है, 3 से अलग कैसे है? सपोज मेरी जो, हाँ जी केतन बोलिए, बताओ केतन। सर मुझे लगा शायद आप पूछ रहे हो कि आपको पता है कि नहीं। पूछ रहा हूँ बेटा, बताइए। मैंने पूछ लिया सर। जो हमने सेल के लिए ऑफर किया उसको छोड़ के जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है दुकान पे। सर जैसे जो हमने सेल के लिए ऑफर किया उस प्राइस पे, उसको छोड़ के जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो तो क्लोजिंग स्टॉक है ही बेटा, वो तो फिनिश्ड गुड्स में आ ही गया ना, वो तो इसमें आ गया। और कुछ किसी को हो आइडिया इसका स्टॉक इन ट्रेड क्या है? यस संयम। सर जो हमका स्टॉक बेच दिया पर पैसे नहीं लिए अभी। बेच दिए पैसे नहीं लिए? ऐसा बेटा वो डेटर्स नहीं बन गए हमारे, वो डेटर्स में नहीं आना चाहिए, वो स्टॉक थोड़ी है। स्टॉक भी आप, पैसे भी आपके, सारा कुछ ही आपका। ऐसा कौन सा बिजनेस है मेरे को बताना यार, शुरू करें। वंशिता यस। ऑडिबल नहीं हो आप, थोड़ा सा ऊंची बोलना वंशिता, आपकी ऑडियो प्रॉब्लम है, कल भी थी ऐसे ही, थोड़ा सा ऊंची बोलना बेटा। बेटा मैं सुन नहीं पा रहा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ बच्चे, आप चेक करना अपना ऑडियो चेक करना। एक जिन्होंने कैमरा ऑफ किए हैं प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, और शुड आई रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग? कैमरा ऑन कर लीजिए। वो जो सिंह फटाफट कैमरा ऑन कर लिया आपने। सानिया। तो जो ट्रेड करने के लिए गुड्स परचेज किए जाते हैं वो होते हैं स्टॉक इन ट्रेड। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। द गुड्स व्हिच हैव बीन परचेज्ड, एक्चुअली these are the finished goods which have been purchased for the purpose of trading, उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, लाइक सपोज मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही है, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है।
मेरे को शर्ट मिल गया, ऑर्डर मिल गया कि आपने ना एक हफ्ते में आपने 10,000 यूनिट्स जो है ना वो सेल करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं और देने हैं। मेरे को एक किसी फर्म का ऑर्डर आ गया, मैं कर रहा हूँ मैन्युफैक्चर, किसी शॉप का, किसी शोरूम का मेरे को ऑर्डर आ गया ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, और टाइम मिला मेरे को 1 वीक का टाइम मिला है, फॉर 1 वीक ओनली। जितने मेरे पास रिसोर्सेज है ना, जितना मेरे पास टाइम है 1 वीक, जितने मेरे पास लेबर है, जितना मेरे पास रॉ मटेरियल है, जितनी मशीनरी है, मैं किसी हाल में 1 वीक में मैं 10,000 यूनिट्स नहीं बना पाऊंगा, ये श्योर है। अब मैं उस कस्टमर को मना भी नहीं कर सकता ना, मैं कैसे छोड़ दूं? 10,000 शर्ट्स का ऑर्डर बड़ा ऑर्डर है, मेरी तो रीच से भी बाहर है, मैं छोड़ूंगा थोड़ी। सपोज मैंने देखा कि मैं 10 नहीं बना सकता, मैं ना 7 बना सकता हूँ, 7,000 शर्ट्स मैं बना लूंगा। अब उसको 10 चाहिए, मैं क्या करूंगा, जो बाकी 3,000 शर्ट्स हैं मैं किसी और को ऑर्डर कर दूंगा, किसी और कंपनी को, ABC को मैं ऑर्डर कर दूंगा, और उस पर अपना ब्रांड लगा के उसको मैं 3,000 इसमें प्लस करके मैं 10,000 शर्ट्स का ऑर्डर पूरा कर दूंगा। एम आई क्लियर? जो 3,000 ये मेरी शर्ट्स जो मैंने बाहर से परचेज करी हैं वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज माई स्टॉक इन ट्रेड। आई होप आई एम क्लियर। मीन्स फिनिश्ड गुड्स परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो उसके लिए भी स्टॉक इन ट्रेड यही है, चाहे वो कंसर्न हो मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए भी यही है। ट्रेडिंग कंसर्न के लिए एक ही स्टॉक रह जाएगा, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर 4 बन जाएंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। डन? क्लियर हुआ पॉइंट ये वाला? तो इन्वेंट्रीज में सारे स्टॉक्स आपके आएंगे जोन जोन से भी वो है, ठीक। देन इज नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आएगा? बिल रिसीवेबल एंड डेटर। बिल रिसीवेबल एंड डेटर, यस, बिल रिसीवेबल एंड डेटर। देन है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें मीन these are those very liquid assets which can be very easily converted into cash, very liquid assets. Within a short span of time we can convert those assets into cash. Cash and cash equivalent, cash means cash in hand, वो तो है ही, cash equivalent means which is equivalent to cash, which is equal to cash. For example, cash at bank, this is equal to cash. इसकी आइटम लिख लीजिए कैश इक्विवेलेंट्स की। एक तो कैश इन हैंड आपका हो गया, दैट इज कैश, ये टर्म लिखी था हमने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यही लिखा है। कैश मतलब कैश इन हैंड जो हमारे पास है, कैश इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू कैश और विच कैन बी वेरी इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, वेरी शॉर्ट टर्म लिक्विड एसेट्स। एग्जांपल कैश एट बैंक लिख लीजिए, चेक्स इन हैंड, ड्राफ्ट्स इन हैंड, ये सारे जो हैं ये आपके कैश इक्विवेलेंट्स हैं। चेक इन हैंड, कैश इन हैंड, ड्राफ्ट्स इन हैंड एंड ऑफ कोर्स कैश इन हैंड जो है वो आपका बैंक बैलेंस आपका वो है ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन। आफ्टर दैट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इससे पहले हमने नॉन करंट में किया था नॉन करंट लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस नॉन करंट में किया था। अभी है शॉर्ट टर्म में, करंट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मींस दैट लोन व्हिच हैज बीन गिवन टू समबडी फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। आप देखिए फंडा ही एक है, वेदर दैट एसेट और लायबिलिटी इज फॉर लेस देन 12 मंथ्स और मोर देन 12 मंथ्स। अगर मोर है तो नॉन करंट में आ जाएगी, अगर लेस है तो वो करंट में आ जाएगी, ठीक है। कोई लोन दिया हमने 12 महीने से कम का है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस करंट एसेट्स, 12 महीने से ज्यादा का है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस नॉन करंट एसेट्स। डन। एंड आफ्टर दैट लास्ट इज अदर करंट एसेट्स। इसकी भी आइटम लिख लीजिए, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में लिखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे, एक्रूड इनकम्स आएंगी, एडवांस टैक्सेस आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्सेस, एक्रूड इनकम्स, ये सारी इसी की ही आइटम्स हैं। दीज आर द
items or main heads and subheads of assets side of balance sheet, which is prepared as per the Companies Act. Companies Act प्रिपेयर करते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने कोई ना कोई शेड्यूल और कोई ना कोई पार्ट दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन बन जाता है, बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। 1 मार्कर वाइवा क्वेश्चन बड़ा इजीली बन जाता है ये। डन, ठीक है। दीज आर द एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड जो हमने 2 दिन में कवर कर ली। एक लायबिलिटी और होती है जो बैलेंस शीट में शो नहीं होती, तो बता सकता है मेरे को कौन सी होती? द लायबिलिटी विच इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। और कोई? ये 11th का क्वेश्चन है बेटा। आई वॉन्ट सम टू मोर हैंड शुड बी देयर। 4 हैंड बहुत कम है। अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो, साथ ही में कर लिया करो। मिताली, contingent liability. कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, बिल्कुल ठीक है बेटे। एक लायबिलिटी ऐसी होती है विच इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, दैट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे तो वो अगर वो बैलेंस शीट पे शो नहीं होती तो कहाँ शो होती है मिताली? फिर कहाँ शो होती है बेटा? एनीबडी? अगर बैलेंस शीट में नहीं शो होती हैं तो वो कहाँ शो होती हैं? दीज आर शोन एज फुट नोट टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाहर, अंदर नहीं, बैलेंस शीट के बाहर शो होती हैं एज अ फुट नोट। फाइन। अब जिसको हम 11th में कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज कहते थे, उसका आपको जो मेन हेड है दैट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, इसका जो मेन हेड बनेगा कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। अब ये इसका मेन हेड बन गया, दो इट इज देयर आउटसाइड द बैलेंस शीट बट स्टिल इट इज टू बी शोन। ये इसका मेन हेड, ये इसके 2 सब हेड्स, एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, एक कमिटमेंट। ठीक। नाउ व्हाट इज, यस वासुदेव, व्हाट डू यू वांट टू से? वासुदेव, आपने हैंड रेज किया हुआ है। वासुदेव 2 जगह हो गया। चलिए, contingent liabilities and commitments main head, sub heads are contingent liabilities and commitments. Contingent liabilities are those liabilities which may occur, which may not occur, depends upon the occurrence of an event। ये हम बड़ा कॉमनली ये वर्ड यूज करते होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फर्म की लायबिलिटी है, अगर नहीं हुआ तो फर्म की लायबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, लोन, गारंटी ऑफ लोन टेकन बाय द फर्म। गारंटी हमने ली है, लोन किसी और ने लिया है, हमने गारंटी ले ली उसकी कि ये जी आपको ना लोन वापस कर देगा, लेकिन अगर नहीं उसने किया तो हमें करना पड़ेगा वापस। बात समझ आ रही है मेरी? मैं एग्जांपल सेम 11th पर ले रहा हूँ। सपोज मेरा कोई फ्रेंड है मिस्टर ए, उसने बैंक से लोन लिया, बैंक ने गारंटी मेरी मांग ली कि आप वो उसका आपका फ्रेंड है तो आप गारंटी दे दो। मीन्स अगर वापस लोन ए ने कर दिया तो मेरी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर उसने वापस नहीं किया, he fails to repay the loan to the bank, then the liability of repayment of loan will be of mine। मेरे को पे करना पड़ेगा। जब मेरे को पे करना पड़ेगा मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। बट आज मेरी वो लायबिलिटी नहीं है, डिपेंड करता है whether he pays the loan to bank, repays that or not, डिपेंड करेगा। मीन्स डिपेंड्स अपॉन द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, फर्म के अगेंस्ट किसी ने क्लेम कर दिया है वारंटी का, या कोई केस कर दिया, सपोज केस कर दिया फर्म के अगेंस्ट, और फर्म ने, अभी वो केस चल रहा है आज की डेट में, पता नहीं हमने केस जीतना है या हारना है। अगर हम जीत गए तो हमारी लायबिलिटी नहीं है, अगर हम हार गए तो हमारी लायबिलिटी है। अगेन डिपेंड्स अपॉन द अकरेंस ऑफ एन इवेंट, हम केस जीतते हैं कि हारते हैं। ये सारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है। कमिटमेंट्स क्या है? कमिटमेंट्स वो है कि जो होनी तो है, ये तो श्योर है कि होनी है, कब होनी है ये नहीं पता, है ना? इसका तो पता भी नहीं होनी भी कि नहीं होनी,
तो कब होनी ये भी नहीं पता। इसका पता है कि ये होनी है, लेकिन कब होनी है ये नहीं पता। इसकी एग्जांपल आप इसकी लिख लीजिए, एग्जांपल कमिटमेंट की लिखिए, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स। ये अब शेयर्स लिखा है, डोंट ट्रीट इन द शेयर कैपिटल, वहां नहीं ये आएगी। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स की हमने सपोज कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं। एक शेयर है 10 रुपए का, सपोज 10 रुपए हमने इन्वेस्ट करना था पर शेयर। इसमें से कंपनी हमसे 8 रुपए ले चुकी है और बाकी के जो 2 रुपए हैं वो कंपनी ने अभी नहीं लिए हैं। कंपनी कहती है मैं ले लूंगी बाद में, मेरे को जरूरत नहीं है अभी, मैं बाद में लेती हूँ। शेयर्स अनकॉल्ड लायबिलिटी, कंपनी ने 2 रुपए मंगवाए नहीं अभी हमसे, जब मंगवाएगी तो हम देंगे, पता नहीं कब मंगवाने जरूर है, हमारी कमिटमेंट है कि हाँ जी हम देंगे पैसे, कब देंगे ये नहीं पता, जब मंगवाएगी कंपनी तब। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी की एग्जांपल फ्रॉम चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज +1, कोई दे सकता है मेरे को? चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज लायबिलिटी कंटिंजेंट एग्जांपल, वहां पे आपने करी हुई है ये, फटाफट करो, आनी चाहिए आपको। Think about those 4 cases to be dealt with by the drawer. Cases of bill of exchange. याद है किसी को? याद है? नहीं याद, चलो लिख लो, अब आपको याद आ जाएगा। डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल विद बैंक था, है ना? ड्रॉअर ने बिल डिस्काउंट करवा लिया, है ना? ए ड्रॉअर, बी ड्रॉई, ये ड्रॉई है और ये है ड्रॉअर। इसने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। पैसे देने किसने? अल्टीमेटली बी ने देने। बट सपोज इफ बी फेल्स टू पे द बिल ऑन द ड्यू डेट, इसने नहीं दिए पैसे, बैंक किससे लेगा? ए से लेगा ना? जब बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है हमारी? बी डेबिट टू बैंक करते हैं ना, मतलब बैंक ने पैसे हमसे ले लिए। इट मींस प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इसकी है, बी की, पैसे पे करने की। अगर नहीं पे किया तो रिस्पांसिबिलिटी ए की है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। हो सकता है हो सकता है ना। ठीक, इसको आप कल इसी कोई सारे फॉर्मेट को रिवाइज करके आना। कल हम आइटम्स, मेन आइटम, सब हेड्स सारा कुछ करेंगे, इसके सम्स करेंगे, ठीक है? और डाउट्स भी आपके जो हैं वो कल पूछ लेंगे साथ में।